नमस्कार दोस्तों, प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण और मनुष्यों के बीच एक गहरा संबंध है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में पूरे विश्व में पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा असर मनुष्यों और जीव जंतुओं दोनों पर पड़ रहा है। आज इन्हीं कुछ विशेष बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुरेश कुमार दुबे जी को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का औचित्य क्या है, क्यों मनाया जाता है ये? सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से आपके दूरदर्शन से जुड़े हुए सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे जो तर्क है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1974 में ये संकल्प लिया कि क्यों न हम पर्यावरण को फोकस करते हुए कुछ कार्यक्रम आयोजित करें। और उसमें ये तय किया गया कि हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाए। तो तकरीबन 45 वर्षों से, विगत 45 वर्षों से ये मनाया जाता है, कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें इनके जो नियम तय किए गए हैं उसके मुताबिक हर वर्ष एक देश को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है मुख्य कार्यक्रम आयोजन करने के लिए। तो दो चीज़ें इसमें बड़ा जानकारी लेना अति आवश्यक है कि एक तो ये कि हर वर्ष दूसरा देश इसको होस्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है मुख्य फंक्शन 5 जून को। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि हर साल इसमें एक मुख्य बिंदु पर केंद्रित होता है चर्चा कि क्या हो, इस वर्ष का पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या हो। और ये उद्देश्य भी हर वर्ष भिन्न भिन्न होता है। जैसे 2018 में भारत को ये जिम्मेदारी दी गई थी, नई दिल्ली में मुख्य आयोजन हुआ था जिसमें प्लास्टिक पर इसका पूरा फोकस था। उसके 2019 में देखिए चीन ने वायु प्रदूषण को फोकस करते हुए मनाया था। तो डॉक्टर साहब, इस वर्ष का क्या थीम है? इस वर्ष आयोजन की जिम्मेदारी दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया को दिया गया और कोलंबिया जर्मनी के साथ मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। और मुख्य जो थीम है, जो मुख्य उद्देश्य है इस साल चर्चा का, इसको सेलिब्रेट करने का, वो जैव विविधता है। जैव विविधता। और कोलंबिया को क्यों चुना गया, इसके पीछे ये भी तर्क जानना बहुत जरूरी है कि कोलंबिया दुनिया का जैव विविधता के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। जो 12 मेगा डाइवर्स कंट्री पूरे दुनिया में चुनी गई हैं, जिसमें जैव विविधता संपन्नता के आधार पर 12 देश, जिसमें भारत भी है। और कोलंबिया तकरीबन 10% पूरे ग्लोबल लेवल का डाटा देखें जैव विविधता का, तो पूरे हमारे प्लेनेट का 10% जैव विविधता का क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट करता है कोलंबिया। इसीलिए इस बार उसको जैव विविधता का प्रोग्राम कराने के लिए 5 जून को चुना गया है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने चर्चा की जैव विविधता के बारे में, तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये क्या है और किस तरह से इससे लाभ मिलेगा। जैव विविधता, इसको हम लोग इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जैव विविधता का मतलब ये हुआ कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक साथ रहना, जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, मानव भी है, जंतु भी है, सूक्ष्म जीव भी हैं। तो एक तरह से हर तरह के जीवधारियों का एक यह समूह है, जिसमें एक साथ रहना, एक तरह के वातावरण में रहना और एक दूसरे से सामंजस्य बना के इस परिस्थितियों में रहना, यही एक तरह से जैव विविधता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैव विविधता में पौधे भी हैं, मनुष्य भी हैं, जीव जंतु भी हैं, सब कुछ उसमें समाहित है। और यह प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ एक तरह से कहिए कि संरचना है, जिसमें ये बेहतर शिक्षा हमें प्रकृति देती है कि हम सबको एक साथ रहना है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हैं।
आप इसके सामंजस्य को कहीं से भी यदि इसमें छेड़छाड़ आप करेंगे तो उसका परिणाम भी हमारे सामने आएगा। जैसे अभी आप देख ही रही है कोविड-19 का महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में। तो ये कहा गया है कि जो देश बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता में जितना ही संपन्न है, वह देश उस हर स्तर पर उतना ही अच्छा माना जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये सवाल उठता है कि जैसे आपने बताया जैव विविधता में जो देश बहुत ज़्यादा संपन्न है, तो क्या उपाय करें कि हम संपन्न बने जैव विविधता में? देखिए, जैव विविधता का जैसे आपने पहले भी सवाल किया था कि जैव विविधता से क्या लाभ है। जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जैव विविधता में जैसे मैंने बताया कि ढेर सारे तरह के पौधे भी हैं। अब देखिए, हमारे तकरीबन जो एडवांसमेंट जो हमारी टेक्नोलॉजी में हुआ है, इसकी मदद लेके लोगों ने सब पहचान करना शुरू कर दिया, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबको। तकरीबन इसमें 85 से 90% पौधों को और जंतुओं को पहचाना जा चुका है, लेकिन जो सूक्ष्म जीव हैं इनकी पहचान अभी बहुत ही कम है, 1% से भी कम है। जिसके कहते बैक्टीरिया 1% से कम, फंजाई 5% से कम, इनकी जानकारी हमारे पास बहुत नहीं है। और इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि जैसे हम आपको बताएं कि एक पेड़ यदि हम काट लिए तो उससे केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, बल्कि हमारी पेड़ों पर निर्भरता कई तरह की बहुत ज़्यादा होती है। जब से हम जन्म लेते हैं मृत्यु बिल्कुल तक पेड़ों पर निर्भर हैं हम। इतना हमारा क्लोज इंटरेक्शन है कि हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन पे इसका कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता कि हम कितना उस पर जिम्मेदार निर्भर करते हैं। जैसे एक पेड़ हटा वहाँ से, मान लीजिए काट दिए, हट गया, तो उससे और जो उससे संबंधित जो प्रभाव है कैसे पड़ सकता है। उदाहरण स्वरूप एक पेड़ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है, करता है। उसके साथ साथ एक पेड़ पर बहुत तरह के चिड़िया भी बैठते हैं, वो उनका आसरा है, उनका आवास है, बसेरा है। और उस चिड़िया पर कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई भी होते हैं। अब सोचिए कि यदि वो पेड़ वहाँ से नहीं रहा तो वो चिड़िया भी वहाँ पर नहीं आएंगी, और यदि वो चिड़िया नहीं आएंगी तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई भी वो वहाँ पे नहीं होगी, खत्म भी नहीं होगा। तो उनका बसेरा, किसका, चिड़िया का भी बसेरा हटा, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी बसेरा हटा, और वो कहीं ना कहीं इंसानी बस्ती की तरफ इंसानों पर अटैक करते हैं, जिसका हम लोग अभी खमियाजा भुगत भी रहे। इससे बढ़िया अवसर इस पर चर्चा पर उदाहरण देने के लिए तो नहीं आएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने प्रश्न पूछा कि इसको संरक्षण का, तो पहले हमें ये समझना होगा कि इसका नुकसान कैसे हो रहा है। विकास मानव जीवन में एक असंभावी प्रक्रिया है, होना भी चाहिए। होता क्या है कि यदि कोई हमारा कोई जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता से भरा हुआ है, और हमें उसको क्लियर करके, बिल्कुल डिस्ट्रक्ट करके हमको कोई नई चीज़ वहाँ पर बनानी हो, फैक्ट्री डालनी हो, जो भी है, तो हम पेड़ की कटाई कर देते हैं, और कोई तालाब है उसको हम भर देते हैं। तो अब वहाँ की जैव विविधता तो गई। एक तरीका ये हुआ, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनके आवास का वहाँ से विनाश कर दिया, हटा दिया। दूसरा हमारा तरीका है कि बहुत बड़ा जंगल है, हम उस जंगल के अंदर से रेलवे ट्रैक बना देते हैं, कोई फैक्ट्री डाल देते हैं, कोई हम सड़क मार्ग का निर्माण कर देते हैं। तो उससे हम कई बचा सकते हैं। नहीं, उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, हम कई टुकड़े टुकड़े में बांट दिए उस जैव विविधता को। दूसरा नुकसान ऐसे हम कर दिए। तीसरा हमारा तरीका होता है कि यदि हम आबादी कहीं है तो उसके से जो कूड़ा करकट निकलता है तो उसका हम कहीं डंपिंग साइट भी बना देते हैं, उसी जंगलों में ले जाके फेंक देते हैं, और उसके साथ साथ तरह तरह के केमिकल्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसकी वजह से भी पेड़ पौधों का और वहाँ के जैव विविधता का नुकसान होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखी होंगी, कांग्रेस ग्रास बहुत नाम इसका चलता है, जिसके पार्थेनियम कहते हैं। रेलवे ट्रैक पर या ऐसे जो थोड़ी पुरानी जगह है, वो पहले वहाँ पर हुआ करता था, अब तो बिल्कुल ये शहर के अंदर भी चारों तरफ फैल गया है। तो बहुत इन्फेक्शियस है। जैव विविधता को बढ़ाने में नहीं, ये नहीं बढ़ाने नहीं, ये जैव विविधता को ये प्रभावित कर रहा है, उसको ये खत्म कर रहा है। क्योंकि वो एक घास, उसको कहते हैं हम लोग बॉटनिकल लैंग्वेज में एक्जॉटिक प्लांट्स, वो एक पौधा वहाँ आएगा तो अपने आसपास के और सारे पौधों को वो खत्म कर देता है।
तो ये कुछ तरीके हैं, ये जो कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारा जैव विविधता का लॉस डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। इसमें क्षति लगातार होती चली जा रही है। तो अब ये लास्ट में जो प्रश्न आपने कहा कि इसको कैसे बचाएं जी। तो देखिए, इसमें पहला तो नियम ये आता है कि सरकार ने इस पर बहुत कुछ काम किया है ऑलरेडी। उनके जो रूल्स रेगुलेशन तय है, नियमों का जो निर्धारण है, उसको सख्ती से लागू करें। ये इंश्योर करें, यह बात सही है कि हमें उद्योग धंधा भी लाना है, हमें अपनी कृषि का भी विस्तार करना है, रोजगार भी देना है। तो हमें ये सब नए नए फैक्ट्री डालना होगा, कृषि क्षेत्र का विस्तार करना होगा। हाँ, लेकिन उनके साथ पर्यावरण को भी बचा के रखना है। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें ये है कि हम लोग तो ये सलाह देते हैं कि आप जितना मिनिमम हो सके इसको, जो जहाँ एकदम आप ये इसको बाईपास कर सकते हैं कि इसको भाई इस एरिया को हम लोग प्रिजर्व करें, इसको बर्बाद न होने दिया जाए, तो वो करें। सरकार के नियम जो कायदे कानून बने हैं उसका सख्ती से पालन करें, क्योंकि नियम तो हर जगह बने होते हैं, लेकिन कभी कभी उसके पालन न होने की वजह से दिक्कतें आती हैं। तीसरी चीज़ कि हम किसानों को इस बात के लिए तैयार करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तरह तरह के पौधों को आप लगाएं। जैसे हम लोग, आप देखिए पहले गांव में सांवा, कोदो और बाजरा, ज्वार, तरह तरह की खेती होती थी। ये सब उस जैव विविधता की ही पहले लोगों का ये प्लानिंग है, तभी इतना वातावरण प्रदूषित भी नहीं था। हाँ, और अब हम सीधे धान और गेहूं पर आ गए, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक चली गई ना। तो जितने हम जैव विविधता को इनरिच करेंगे उतने हम पर्यावरण में अपना योगदान ज्यादा से ज्यादा। किसानों का बहुत ज्यादा योगदान, अगर वो तरह तरह के पौधे लगाएं, खेती करें, तो हम इससे बच सकते हैं। और इसमें इस सरकार को सीधे इंटरवेन करना पड़ेगा कि इस तरह की खेती के लिए उनको प्रमोट करें, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम क्या करें कि हमको लाभ मिले। तो उससे हम दो तरह का फायदा होगा, एक तो हमारा जैव विविधता में संपन्नता बढ़ेगी, और दूसरा इसका सीधा सीधा पर्यावरण पर, जिसमें जीव जंतु और सबके सहभागिता बढ़ेगी। और इसको इस तरह से हम लोग वो कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने तरीका बताया पर्यावरण को प्रदूषित ना होने का, कुछ और तरीके हम आपसे जानना चाहेंगे जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे, प्रदूषित ना हो, वो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताएं। देखिए, जहाँ तक हम आज चूँकि जैव विविधता पर ही हमारी चर्चा है, इसलिए हमें ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप ये देखने में आता है कि रोड साइड में जो प्लांटेशन हो रहे हैं, हर साल हजारों की संख्या में पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, फिर उसको कोई देखने नहीं जाता, उसकी देखभाल नहीं हो पाती, वो खत्म हो जाते हैं। जी, तो हमें ऐसा मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट डेवलप करना चाहिए कि जो हम पौधे लगा दिए, हम 1000 पौधे न लगाएं, इसकी गिनती करनी जरूरी नहीं है, जितना उस 2 पौधे लगा के यदि आपने बचा लिया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पति इसके, कि हम 1000 पौधे लगा दिए और वो खत्म हो गए। अगले पर्यावरण दिवस के लिए वो दिख ही नहीं रहा कि पिछले पर्यावरण दिवस में कौन पौधा लगा था। तो हम आम जन को भी जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। आम जन की जागरूकता ही तकरीबन हमको, हमारे निजी विचार हैं, 80% जागरूकता के आधार पर इस प्रोग्राम को हम लोग सफल बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे तो हम वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। जागरूक होंगे। देखिए, एक वैज्ञानिक के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जितने वैज्ञानिक इससे विषय से संबंधित हैं, उनकी मदद सरकार को लेनी चाहिए, और वो सुझाएं कि, चूंकि देखिए इसमें भी कि हर पौधा हर जगह नहीं लगाया जाना चाहिए, उसके लिए उचित वातावरण होना चाहिए, मिट्टी उसी अनुरूप होनी चाहिए, मिट्टी अनुरूप हो, जलवायु अनुरूप हो, और पौधे की बहुत प्रजातियां होती हैं, हर पौधे को हर जगह लगाना उचित भी नहीं है, नहीं लगता। तो गाँव साइड में कौन लगाया जाए, शहरी क्षेत्र में कौन सा पौधा लगाया जाए, तालाब के किनारे क्या लगाया जाए, मंदिर के किनारे क्या लगाया जाए, ये सब इस तरह से जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। सबका इसमें योगदान जरूरी है, और सबका इसमें जागरूकता इसमें होना चाहिए। सबसे ज्यादा अहम चीज है जागरूकता। जी, जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि हम ये प्रोग्राम चला तो सकते हैं, लेकिन हमको ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं ना, कि हमारा ये सतत विकास, कि हमारी जागरूकता इस काम के लिए हो कि जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं इसमें हम कितना सफल हो पा रहे हैं, वो ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर साहब, विश्व पर्यावरण दिवस पर आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आम जन से हम यही अपील करेंगे कि जो हमारे पास प्राकृतिक धरोहर है, पहले उसको बचाएं, और उसमें हो सके तो कुछ जोड़ने की कोशिश करें,
उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। जी, ये मेरी सभी आपके दूरदर्शन के माध्यम से सबसे मेरा यही अपील है कि जो अभी हमारे पास प्राकृतिक जो धरोहर बचा है जी, उसको तो बचाएं। बचा सकते, बिल्कुल बचा सकते हैं जी। और उसमें हमारी जो उपभोक्तावादी संस्कृति है इससे हम थोड़ा समझौता करें, अपनी आवश्यकताओं से थोड़ा समझौता करके ही यह काम हम आसानी से कर सकते हैं जी। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी देखभाल करें और अगर जन जागरूकता बढ़ेगी तभी हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छे बिंदुओं पर चर्चा की और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।